हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है लक्ष्य 2025। इसके अंदर हम लोगों ने पहला चैप्टर जो था हमारा 11th क्लास का द लिविंग वर्ड वो कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर जो हमारे पास में आपके PYQs थे उनको भी कुछ सॉल्व कर लिया था। इसके बाद अब शुरू करते हैं हमारे पास में अपना नेक्स्ट चैप्टर जो बनने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा फिर से यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन क्या था, क्यों हमने यूज़ किया, क्या क्या उसके अंदर कैटेगरीज थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत थोड़ा बहुत जानेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके सिस्टम्स कौन कौन से हुए। तो हमारा जो मेन मकसद रहेगा आज के लेक्चर के अंदर वो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन तक देखना है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेटा सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज की ग्रुपिंग करते हैं और रैंकिंग करते हैं, और इसलिए ये तैयार किया जाता है ताकि हम जो ग्रुप है उसकी एक प्रॉपर स्टडी कर सके, कन्वीनियंट स्टडी कर सके, और किसी भी एक ऑर्गेनिज की स्टडी करके एंटायर ग्रुप की इंफॉर्मेशन को ले सकें। मतलब हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज को उनके बीच उपस्थित सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों की कंपैरिजन करते हुए अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ABCD, और हर एक ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, एक रैंक दे दी जाती है, या फिर एक कैटेगरी की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अब जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एटलीस्ट हमारे पास में 7 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर देख चुके थे। अब हमें देखना है डियर यहाँ पर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास में सिस्टम्स कौन कौन से हैं क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई अगर साइंटिस्ट क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिज्म को, तो उसका क्लासिफिकेशन क्या वैसा ही क्लासिफिकेशन होता है जैसा सबका होता है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर उसने जिनको अपना बेस बनाया उनके बिहाफ पे ये क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास में जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन प्रपोज किए गए थे उन सभी को 3 कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा और आखिरी हमारे पास आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुल मिलाकर बेटा हमारे पास में 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अब जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, तो देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ग्रुप को क्लासिफाई करने के लिए 1 या 2 या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चूज करते हैं तो वो बन जाता है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने हमारे पास में क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई करने का स्टार्ट किया, और जहां पर इन्होंने सबसे पहले प्लांट को क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के अंदर, और ऐसे ही इन्होंने क्लासिफाई किया हमारे पास में जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स, उनको ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर। कुछ को रखा इन्होंने रेड ब्लड वालों को एक साथ, और जिनका रेड ब्लड नहीं था उनको रख दिया एक साथ। तो हमारे पास अलग अलग इन्होंने ग्रुप्स बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर। ऐसे ही लीनियस का क्लासिफिकेशन भी होता है। लीनियस ने जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था तो मेनली उसने प्लांट को क्लासिफाई कर लिया था, जिसके अंदर उसने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों टाइप के कैरेक्टर्स को चूज कर लिया था। अब ये जो हमारे पास कैरेक्टर उसने चूज किए थे लीनियस ने, वो ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एनवायरमेंट और समय दोनों के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो बहुत सारी कमियों को पीछे छोड़ देता है। जैसे हमारे पास में हम अगर एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
तो जो रेड ब्लड है ये बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। हमारे पास मछलियों में भी रेड कलर देखने को मिल जाता है, एम्फीबियंस में भी रेड कलर देखने को मिल जाता है, और हमारे पास में जो आपके रेप्टाइल्स है उनमें भी है, बर्ड्स में भी है, मैमल्स में भी है। तो क्या हम सारे के सारे एक ही हैं? तो आंसर होगा नहीं, सबके अलग अलग फीचर हैं, बट क्या है कि रेड कलर की वजह से हम सारे एक साथ हो गए। ऐसे ही अगर आप देखेंगे हमारे पास में जितने भी अनवर्टिब्रेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम के पास में कैसा होता है, विदाउट रेड ब्लड कलर होता है उनका, मतलब वहां पे ब्लड का रंग रेड नहीं होता। तो इसका मतलब तो सारे के सारे जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो तो एक जैसे हो गए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है कहीं ना कहीं पे ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता। अब क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जस्टिफाई नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से फिर हमारे पास अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम बन जाता है। अब मान लेते हैं हमारे पास अगले सिस्टम के वो कैसा होता है। जैसे एरिस्टोटल के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखो, तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, अगर आप देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ग्रुप्स में डाल दिया। प्लांट्स में जैसे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, जो मैंने आपको पीछे बताया। एनिमल्स के केस के अंदर उन्होंने क्या किया, ब्लड के हिसाब से एनाइमा एक ग्रुप बना दिया और एनाइमा एक ग्रुप बना दिया। इनाइमा और एनाइमा, तो इनाइमा वो था जिसके अंदर आरबीसीज थी और एनाइमा वो था जिसके अंदर आरबीसीज नहीं थी। ऐसे ही हैबिटाट के बिहाफ पर जो प्लांट है उनको उन्होंने टेरेस्ट्रियल बना दिया, सॉरी हैबिटाट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में एनिमल्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल बना दिया, फ्लाइंग बना दिया और एक्वाटिक बना दिया। अब ये कोई जो हमारे पास में फीचर उन्होंने दिखाया है टेरेस्ट्रियल, फ्लाइंग और एक्वाटिक, ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सके। अब देखेंगे हमारे पास सेकंड सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेकंड सिस्टम होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, देखो अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं एक या कुछ ही कैरेक्टर के बिहाफ पर, और मोस्ट ऑफ देम कैरेक्टर ऐसे थे जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ बदल जाते हैं, तो वो हमारा सिस्टम कौन सा हो गया था बच्चा, वो हो गया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के बिहाफ पर, तो देखो इट इज द क्लासिफिकेशन which takes several morphological, देखो क्या लिखा है, several morphological characters for grouping of organism, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चूज करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर्स को भी चूज करते हैं, जैसे हमारे पास हो जाता है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, या फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ठीक है, या फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर एटसेट्रा। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को जब हम चूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन बन जाता है वो कहलाएगा आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि अगर हम अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स को चूज करते हैं लेकिन इवोल्यूशन को चूज नहीं करते, तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म के बीच में इनकी वजह से हमें नेचुरल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं, और हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है इनके बीच नेचुरल रिलेशनशिप कैसा है। बस इसी के थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं क्लासिफिकेशन का। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में जॉन रे का जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज द फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर एपीडी कैंडोल का जो क्लासिफिकेशन था वो भी हमारे पास में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाता है, बट इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर इवोल्यूशन को डिस्कस नहीं करते। अब क्योंकि इवोल्यूशन को डिस्कस नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो क्लासिफिकेशन है कहीं ना कहीं अपनी चीजों को जस्टिफाई करने में असफल रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं बता पाते कि आज की डेट में मेरे पास ये जो प्लांट है ए और ये जो प्लांट है बी, क्या इनके बीच में पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा था या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इवोल्यूशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो ये था हमारे पास में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब लास्ट में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहां पर हम ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाते हैं। मतलब यहां पे हम दिखाते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास में ये जो प्लांट है इसका एंसेस्टर वो था। ठीक है, आज के टाइम पे हमारे पास में जो मैमल्स हैं, मैमल्स में ज्यादातर की जो एंसेस्ट्री थी वो सेम थी। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता होगा कि माना यह जाता है कि जब हमारे पास में वो एक मिटियोर आया था जिसने जुरासिक एरा के टाइम पर पाए जाने वाले सभी टाइप के लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था अर्थ पे से। उस टाइम पे एक टाइप का मैमल था हमारे पास में जो बचा था और उसी के अंदर इवोल्यूशन होके आज सभी टाइप के हमारे पास में मैमल्स प्रेजेंट हैं। और वो मैमल था म्योर, जिसके अंदर हमारे पास मोल जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे जिसको हिंदी में छछूंदर कहा दिया जाता है। तो जो छछूंदर था वो हमारे पास में इकलौता ऐसा मैमल था जो उस टाइम पर सरवाइव किया था और उसी के अंदर इवोल्यूशन होके बाकी हम सब मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये सोचिए कि आपके सामने से जो छछूंदर निकल के जा रहा है वो पास्ट में आपका रिश्तेदार था। वो कैसे पता चला हमें? इवोल्यूशन की वजह से पता चला। तो इवोल्यूशन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम अपने क्लासिफिकेशन के अंदर इवोल्यूशन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास में थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और करंट में जितने भी हमारे पास में क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं या यूज किए जाते हैं सारे के सारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या बताते हैं कि बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस सिस्टम organisms are classified on the basis of their evolution on earth from primitive to highly evolved। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्यूशन के बिहाव पर क्लासिफाई किए जाते हैं। अब जैसे इकलर का क्लासिफिकेशन था जिन्होंने प्लांट के लिए दिया था अपना क्लासिफिकेशन, एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन था, इन्होंने भी जो है प्लांट को क्लासिफाई किया था। ओसवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन था जिन्होंने एंटायर प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था। और ओसवाल्ड टिपो का जो क्लासिफिकेशन है वो टेक्स्ट बुक क्लासिफिकेशन कहलाता है। और उन्होंने सभी टाइप के जितने भी हमारे पास में प्लांट थे सबको क्लासिफाई किया था। और आर.एच. विटे का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो ये थे हमारे पास में डियर्स सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आई होप कि जितने भी मैंने आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताए हैं वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी तरह की जानकारी को भविष्य में पाने के लिए जुड़े रहिए मानस स्टडीज के साथ और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।